बैठ जाइए बैठ जाइए। इकतालीस तक कर लिए थे हम लोग, ये ना। आइए दोस्तों 42 पर, और 42 में कह रहा है कि पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं। तो पौधों का जो स्तर होता है वो भी कई भागों से बना होता है। जैसे कि मानव का ही ले तो मानव के सबसे ऊपरी भाग में त्वचा है, फिर उसके नीचे मांसपेशी है, फिर उसके नीचे आहार नाल है, फिर उसके नीचे हड्डियां है। तो जिस तरह जंतु के शरीर कई लेयर में बना हुआ है, उसी तरह पौधे के शरीर भी कई लेयर में बना हुआ है। और पौधे के जो सबसे बाहरी लेयर होते हैं, पौधे के जो सबसे बाहरी लेयर होते हैं, पौधे के जो सबसे बाहरी लेयर होते हैं, वो बाहरी लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस। और ईपी का मतलब ही होता है सबसे ऊपर में, ईपी का मतलब ही होता है सबसे ऊपर में। उसके बाद के जो परत होते हैं, उसके बाद के जो परत होते हैं, उसके बाद के जो परत होते हैं उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। उसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? यानी एपिडर्मिस के नीचे के परत को क्या कहते हैं? और ये कॉर्टेक्स भी दोस्तों 3 लेयर का होता है। यानी कि दूसरा लेयर जो कॉर्टेक्स है ये स्वयं कितने लेयर का बना हुआ है? 3 लेयर का, जिसमें प्रथम लेयर है आपको हाइपोडर्मिस, 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 हाइपोडर्मिस। और दूसरा लेयर है जनरल, जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स। और तीसरा लेयर है इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस। तो पौधे के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे के परत को क्या कहते हैं? अब कॉर्टेक्स स्वयं 3 परत का बना हुआ, यानी ये तीनों परत मिलकर कहलाती है क्या? कॉर्टेक्स, जिसमें सबसे ऊपर हाइपोडर्मिस, बीच में जनरल कॉर्टेक्स और सबसे नीचे इंडोडर्मिस, सबसे नीचे इंडोडर्मिस। यानी आप कह सकते हैं कि एपिडर्मिस के बाद अगर आप कॉर्टेक्स को नहीं बोलना चाहते हैं तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स के ठीक नीचे इंडोडर्मिस। क्लियर? अब उसके यानी कि कॉर्टेक्स के नीचे जो परत है, कॉर्टेक्स के जो नीचे परत है, कॉर्टेक्स के नीचे परत को कहते हैं पेरीसाइक्लिक। क्या कहते हैं? पेरीसाइकिल। कॉर्टेक्स के नीचे के जो परत है उसे क्या कहते हैं? पेरीसाइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीसाइकिल कहते हैं। और पेरीसाइकिल के आसपास ही ये मज्जा और पित्त पाया जाता है। क्लियर? और सबसे भीतरी परत जो होते हैं, सबसे भीतरी परत जो होते हैं, सबसे भीतरी परत जो होते हैं वो होता है आपको संवहन मंडल। ठीक है, सबसे भीतरी परत जो होते हैं वो होता है आपका संवहन बंडल, संवहन बंडल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं भास्कुलर बंडल, भास्कुलर बंडल, भास्कुलर बंडल। और भास्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम सब रहते हैं, जाइलम फ्लोएम सब रहते हैं। क्लियर हुआ? तो पौधे के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के बाद के परत को कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स कितने परतों से बना हुआ? 3 परतों से बना हुआ है। कॉर्टेक्स के बाद को क्या कहते हैं? पेरीसाइक्लिक। पेरीसाइक्लिक के ही आसपास क्या रहता है? मज्जा और पित्त, मज्जा। और सबसे भीतर में क्या रहते हैं? सबसे भीतर में क्या रहते हैं? क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे के परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स परत कहते हैं। पौधे के सबसे भीतरी भाग क्या क्या कहते हैं? संवहन बंडल कहते हैं, संवहन बंडल कहते हैं। क्लियर? शुष्क स्थानों पर, यानी कि ऐसे स्थान जहां के वातावरण में और जहां की मिट्टियों में जल की कमी हो, शुष्क स्थान कहलाते हैं। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र शुष्क स्थान के सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो जो शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि एक तो शुष्क स्थानों के वायुमंडल में भी नमी की मात्रा बहुत कम है और वहां के मिट्टियों में भी नमी की मात्रा बहुत कम है, इसलिए वहां जो पौधे उगते हैं उन्हें जल हानि बहुत कम से कम करना होता है। और पौधे की विशेषता यह है कि पौधे अपने पत्तियों के माध्यम से, अपने तनों के माध्यम से लगातार करते रहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या करते रहते हैं?
वाष्पोत्सर्जन यानी कि पौधे से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, वाष्प समझते हैं ना, हाँ अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेपर। एक ऐसा ही रूप होता है भाप, स्टीम। तो आप वाष्प को भाप मत समझिएगा, दोनों अलग अलग टर्म है, भाप अलग टर्म है और वाष्प अलग टर्म, हालांकि दोनों जल ही है, दोनों क्या है, लेकिन है अलग अलग स्थितियों में। सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि जब जल वाष्प बनता है तो आंखों से दिखते नहीं है, और जब जल भाप बनेगा तो आंखों से दिखेगा कि हाँ भाप बन रहा है, लेकिन जब जल वाष्प यानी कि वेपर बनेगा तो वो आपको आंखों से नहीं दिखेगा। तो पौधों का ये गुण है कि वे अपने पत्तियों के माध्यम से, अपने तनों के माध्यम से लगातार जल को वाष्प के रूप में बाहर त्यागते रहते। तो उन पौधों को कोई दिक्कत नहीं होती है जिन पौधों को पर्याप्त जल की पूर्ति हो जाती है मिट्टियों से। लेकिन शुष्क स्थान जैसे कि मरुस्थलीय अथवा रेगिस्तानी स्थान वाले पौधे अगर ऐसा करेंगे तो क्या वे उन स्थानों पर रहने में योग्य हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो मरुस्थलीय पौधे के पत्तियों पर, तनों पर एक खास प्रकार के पदार्थ का लेयर चढ़ा होता है जो जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहुत कम कर देता है, और यही कारण है कि मरुस्थलीय पौधे मरुस्थल पर रहने के लिए या शुष्क स्थानों में रहने के लिए बिल्कुल अनुकूलित हो पाते हैं। तो वो कौन सा परत है जो मरुस्थलीय पौधे या शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधों में पाया जाता, तो वो परत है आपका कौन, क्यूटिकल है। क्या है, क्यूटिकल है। आप सुबेरिन समझ गए थे, सुबेरिन कहां पर था, कॉर्क में यानी कि पेड़ के छाल में। लिग्लिन कहां था, भूल गए हैं, दृढ़ उत्तक में। लिग्लिन कहां था, एस्केलेरेन है। लिग्लिन के कारण ही एस्केलेरेन का बहुत मजबूत बना था। और सुबेरिन नामक जो पदार्थ है वो पौधे के कॉर्क में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर। तो कभी कभी शुष्क स्थान न देकर आपको दे देगा मरुदभित। क्या दे देगा, पूछ देगा कि मरुदभित पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों को जल हानि से रोकती है, क्यूटिकल। अब मरुदभित उन पौधों को कहते हैं जो कहां उगता है, रेगिस्तान में उगता है या मरुस्थल में उगता है, रेगिस्तान में उगता है या, और इस क्यूटिकल का काम है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम से कम कर देना, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम से कम कर देना। क्लियर। डर्मेटोजेन उत्तक शीर्षत विभोजोतकी से बनता है या निम्नांकित में किसमें विकसित होता है, तो डर्मेटोजेन उत्तक शीर्षत विभोजोतकी से जो बनता है वह पौधे के एपिडर्मिस में विकसित होता है, सबसे बाहरी परत में विकसित होता है। एपिडर्मिस तो आप जान ही गए हैं क्या है, सबसे बाहरी परत है। कॉर्टेक्स भी आप समझ गए हैं, संवहन मंडल भी समझ गए। पौधे के सबसे भीतरी भाग में किसका निर्माण, सब पौधे के सबसे भीतरी भाग क्या कहलाते हैं, संवहन मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संवहन मंडल कहलाते हैं। क्लियर, बात समझ में आई। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करता है, संपूर्ण मध्य भाग का। दोस्तों हम शुरुआत में ही पढ़े थे कि जिस तरह एक जंतु का शरीर अंग तंत्र से मिलकर बना होता है, उसी तरह पौधों का शरीर उत्तक तंत्र से मिलकर बना होता है। पौधों में अंगों का अभाव होता है। जिस तरह जंतु के भिन्न भिन्न अंग हैं, उस तरह पौधे के कोई अंग पाए नहीं जाते हैं। पौधे में कोशिकाएं उत्तक बनाते हैं, उत्तक मिलकर उत्तक तंत्र बनाते हैं, और उत्तक तंत्र पर ही आकर पौधे की जो निर्माण प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। तो जिस तरह जंतुओं में अंगतंत्र होते हैं, उसी तरह पौधों में अंगतंत्र ना होकर उत्तक तंत्र होते हैं। और एक संपूर्ण विकसित पौधा में 3 प्रकार के उत्तक होते हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड और वास्कुलर। एपिडर्मल जो है यह सबसे बाहरी उत्तक तंत्र है, और वास्कुलर जो है सबसे भीतरी उत्तक तंत्र है, सबसे भीतरी उत्तक तंत्र है। तो एक संपूर्ण विकसित पौधों में 3 प्रकार के उत्तक होते हैं। एक संपूर्ण विकसित पौधों में 3 प्रकार के उत्तक तंत्र होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। जिसमें सबसे ऊपर में क्या होते हैं और सबसे भीतर में क्या होते हैं। तो सवाल पूछ रहा है किसका, तो मध्य में कौन होते हैं, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं। पौधे के संपूर्ण बाह्य भाग का निर्माण
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के द्वारा होता है। संपूर्ण आंतरिक भाग का निर्माण वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के द्वारा होता है। तो मध्य भाग का निर्माण किसके द्वारा होगा? तो शेष आपका बच गया ग्राउंड या पडम। तो पौधों में एक पूर्ण विकसित पौधों में कितने प्रकार के उत्तक तंत्र? समझ गए, तीनों प्रकार के उत्तक तंत्र, और तीनों प्रकार के उत्तक तंत्र के अपने अपने कार्य हैं, यानी कि तीनों प्रकार के उत्तक तंत्र के कार्य आपस में बटे हुए हैं। और किनका क्या कार्य है ये भी समझ लेते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम चूंकि सबसे बाहर में होते हैं तो इसका काम है पौधों को सुरक्षा प्रदान करना। इसका काम है पौधों को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा ग्राउंड या वास्कुलर इकोसिस्टम जो है इसका काम है भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना तथा उसका संग्रह करना, भोजन का निर्माण करना तथा उसका संग्रह करना। और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम का काम है परिवहन करना, भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में। तो पौधों में 3 उत्तक तंत्र होते हैं। पौधों का शरीर 3 उत्तक तंत्र से मिलकर बना होता है। और यह 3 उत्तक तंत्र क्या क्या कार्य करते हैं समझ गए? पौधों के विभिन्न भागों को सुरक्षात्मक रूप से मदद करने वाला टिश्यू सिस्टम कौन है? एपिडर्मल। ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का काम है भोजन का निर्माण तथा उसका वास्कुलर टिश्यू सिस्टम का काम है परिवहन करना, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम का काम है परिवहन करना। क्लियर? रंध्र और मूल रोम क्या पाए जाते हैं? दोस्तों अगर पौधों के पत्तियों को माइक्रोस्कोप लेकर देखिएगा तो आपको पौधों के पत्तियों में सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र दिखाई पड़ेंगे, सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र दिखाई पड़ेंगे। इसी छिद्र को कहते हैं क्या? रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। क्लियर? अगर आप पौधे के पत्तियों को माइक्रोस्कोप लेकर देखिएगा तो उन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ेंगे और उन छोटे छोटे छिद्रों को ही क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। और दूसरा है मूल रोम। मूल, आप पौधे के जड़ों को जरूर देखे होंगे। पौधे के जो जड़ होते हैं उस जड़ में एकदम बालों के समान ढेर सारे सूक्ष्म सूक्ष्म संरचनाएं होते हैं। बालों के समान ढेर सारे सूक्ष्म सूक्ष्म संरचनाएं होते हैं। इसी को कहते हैं क्या? मूल रोम। अंग्रेजी में कहते हैं रूट हेयर। तो पौधे के जो जड़ होते हैं उन जड़ों में बहुत पतली पतली बालों के समान जो संरचनाएं मौजूद होती है उसे मूल रोम कहते हैं। तो सवाल यही पूछ रहा कि रंध्र और मूल रोम कहां पाए जाते? तो आप देख रहे हैं बाहर में है, और बाहर में है तो मतलब बाह्य त्वचा में है, बाहर में है मतलब बाह्य त्वचा में है। तो पौधों के जो रंध्र होते हैं, पौधों के जो मूल रोम होते हैं वो पौधों के सबसे बाहरी परत पर होते हैं। और सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। पौधों के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे के परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसमें दिक्कत नहीं है, अभी तुरंत इस चीज को क्लियर किया है। और कोर्टेक्स स्वयं 3 परतों से बना हुआ भाग है, हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और इंडो। तो पौधे में जो बाह्य परत होते हैं उसके ठीक नीचे के परत को कोर्टेक्स कहते हैं, और कोर्टेक्स के ठीक नीचे परत को परिरंभ कहते हैं। और ये जो कैम्बियम देख रहे हैं ये संवहन बंडल का भाग है। कैम्बियम जो है यह पार्श्व विभाजोत्की उत्तक है। अब जानते हैं कई प्रश्न कैम्बियम से रिलेटेड हम लोग किए हुए हैं अब तक। तो कैम्बियम जो है ये मुख्य रूप से संवहन बंडल के भाग है, मुख्य रूप से संवहन बंडल के भाग है। पौधे के इंडोडर्मिस और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं? अभी इस प्रश्न को बनाने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर दिक्कत है तो इसका मतलब है कि एक बार फिर से हम पौधे के विभिन्न परतों को समझने का प्रयास करें। तो पौधे के जो सबसे बाहरी भाग था, पौधे के जो सबसे बाहरी भाग थे वो आपका क्या था? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के बाद के परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। एपिडर्मिस के बाद के परत को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स 3 परत का बना होता है। कॉर्टेक्स कितने परत का? सबसे ऊपर में हाइपोडर्मिस, उसके नीचे के परत को जनरल कॉर्टेक्स, और उसके नीचे के परत को इंडोडर्मिस कहते हैं, इंडोडर्मिस। उसके बाद के परत को क्या कहते हैं? पेरीसाइकल कहते हैं, पेरीसाइकल कहते हैं।
पेरी साइकिल कहते हैं। सबसे भीतर में होते हैं संवहन, सबसे भीतर में होते हैं संवहन बंडल। यह है आपका सबसे भीतरी भाग, संवहन बंडल। क्लियर। अब आइए प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि इंडोडर्मिस और संवहन बंडल, ये संवहन बंडल है और इंडोडर्मिस किसका भाग है? कॉर्टेक्स का। इंडोडर्मिस किसका भाग है? तो संवहन मंडल और इंडोडर्मिस के बीच का भाग क्या है? क्या है? और पेरिसाइक्लिक को हिंदी में क्या कहते हैं? परिरंभ कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? परिरंभ कहते हैं। क्लियर। आगे बढ़े। कैम्बियम के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? कैम्बियम के संबंध में निम्न में कौन एक सही? या जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों, कैम्बियम मुख्य रूप से संवहन बंडल में पाए जाते हैं और संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम के ही बने होते हैं। तो पहला कथन कैम्बियम के बारे में सही है कि यह जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं। या जाइलम और या एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधे में पाए जाते हैं। ये गलत है। ये क्या है? और गलत ही चुनने के लिए हमें कह रहा है, क्योंकि जो सही नहीं है वो गलत है। तो आपको हम बताए थे कि कैम्बियम एक पार्श्व विभाजोत्की है जो मोटाई बढ़ाने का काम करता है। और आप जानते हैं एक बीजपत्री पौधा क्या होता है, द्विबीजपत्री पौधा क्या होता है, इसको डिटेल में हम डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों, जो एक बीजपत्री होता है उसकी मोटाई नहीं होती, होते भी है तो वो फॉल्स होता है। जैसे बांस, कहिएगा क्यों मोटा गया है, झूठ मूठ का मोटा गया है, ठीक है ना, वो खोखला भाग है। क्या है? तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं ना, उसकी मोटाई नहीं बढ़ती है। और एक बीजपत्री की मोटाई नहीं बढ़ने के कारण किसकी अनुपस्थिति है? कैम्बियम या पार्श्व विभाजोत्की की अनुपस्थिति है। तो ये जो कैम्बियम है यह केवल और केवल द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। यह कैम्बियम एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधे में नहीं पाया जाता है। और एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के बारे में हम डिटेल डिस्कस पिछले क्लास में कर चुके हैं, डिटेल डिस्कस पिछले क्लास में कर चुके हैं। अब कैम्बियम के बारे में सी और डी बिल्कुल सही होगा। या एक या कई परतों का बना होता है, बिल्कुल सही है। या एक और कई परतों का बना होता है। इनकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली तथा आयताकार होती है, बिल्कुल सही है। कैम्बियम की कोशिकाएं पतली दीवार वाली तथा आयताकार होता है। यह कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। यह कैम्बियम केवल द्विबीजपत्री में पाया जाता है, एक बीजपत्री में नहीं पाया जाता। केवल द्विबीजपत्री में पाया जाता है, एक बीजपत्री में नहीं पाया जाता। क्लियर। अगला दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र में शामिल है? भरण या मूल उत्तक तंत्र में शामिल है। हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि पौधे में कितने उत्तक तंत्र होते हैं? 3 उत्तक तंत्र होते हैं। एक ईपी टर्मल टिश्यू सिस्टम, ईपी टर्मल टिश्यू सिस्टम। और ईपीडर्मल टिश्यू सिस्टम में केवल एक परत होता है। कौन? ईपीडर्मिस। ईपीडर्मल टिश्यू सिस्टम में केवल एक परत होता है। क्या? ईपीडर्मिस। केवल एक परत होता है। क्या? ईपीडर्मिस। क्लियर हुआ। अब दोस्तों दूसरा जो है आपका ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। अब इस टिश्यू सिस्टम में कई परतें होती है। सबसे पहला भाग कॉर्टेक्स, दूसरा भाग जो है आपका पेरी साइकिल, तीसरा भाग है आपका पिथ, तीसरा भाग है पिथ रे, पिथ रे यानी पिथ किरणें, या पिथ नहीं होगा पिथ होगा, पिथ किरणें। तो कॉर्टेक्स, पिथ को हिंदी में क्या कहते हैं? मज्जा। पिथ को हिंदी में क्या कहते हैं? मज्जा। तो कॉर्टेक्स, पेरीसाइक्लिक, पिथ यानी मज्जा, पिथ रेज यानी कि मज्जा किरणें, ये सब किसके भाग हैं? ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के भाग है। तो पौधे का जो ईपीडर्मल टिश्यू सिस्टम है, पौधे का जो ईपीडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसमें केवल एक परत ईपीडर्मिस है। दूसरा जो ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है इसमें आपका 4 परत है, कॉर्टेक्स है, पेरीसाइक्लिक है, पिथ है और पिथ रेज। ये कोई महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, ये दोनों इस ग्राउंड या फंडामेंटल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से है। और आप जानते हैं कॉर्टेक्स स्वयं कितने हिस्सों में बटा होता है? 3 हिस्सों में बटा होता है। कॉर्टेक्स स्वयं कितने हिस्सों में बटा होता है? क्या होगा आंसर? क्या होगा? डी होगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, 2 टिश्यू सिस्टम में कौन कौन भाग है ये तो आप समझ गए। अब तीसरा टिश्यू सिस्टम कौन था? ईपी सॉरी हाँ वास्कुलर, वास्कुलर ओके दोस्तों, वास्कुलर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम रहता है,
दूसरा क्या रहता है, फ्लोएम रहता है, और तीसरा रहता है कैम्बियम। तीसरा रहता है, तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, इतना इंग्लिश चलेगा ना, बिल्कुल। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम से बना होता है। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम से बना होता है। जनरल या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कोर्टेक्स और पेरिसाइक्लिक का बना होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किससे बना होता है? क्लियर, समझ गए प्रश्नों को? पौधे के भरण, भरण का मतलब ग्राउंड, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात की जा रही है, और इसे फंडामेंटल भी कहते हैं, आप जानते हैं। तो तीन प्रकार के टिश्यू सिस्टम का हम कार्य तो आपको पिछले प्रश्न में डिस्कस कर दिए कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का काम होता है पौधे को सुरक्षा प्रदान करना। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का काम होता है पौधे को सुरक्षा प्रदान करना। ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का काम होता है भोज्य पदार्थ का निर्माण, उसका संग्रह करना, भोज्य पदार्थ का निर्माण। और जबकि वास्कुलर टिश्यू सिस्टम का काम होता है पानी और भोज्य पदार्थों को जड़ से, पानी या भोज्य पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। ये चल का चला दीजिए, इसको नहीं चल रहा। हाँ चल गया, घुमा लीजिए, घुमा लीजिए, उधर घुमा लीजिए, घुमा लीजिए। अल्लाह करे कर, अरे बात सबका मत सुनो, निकलो। 10 आदमी 10 रंग का बात बोलो। बाबर, निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? अब ध्यान दीजिए कि पदार्थों की भी दो कैटेगरी है, एक जैव और दूसरा अजैव। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? जैव को अंग्रेजी में कहते हैं बायोटिक और अजैव को कहते हैं एबायोटिक। बायोटिक और तो जैव का मतलब होता है सजीव, जैव का क्या मतलब होता है? सजीव होता है। और अजैव का मतलब क्या होता है? निर्जीव। तो जहां पर जैव अजैव की बात हो रही हो तो वहां पर समझ लेना जैव का मतलब किससे है? सजीव से है, और अजैव का मतलब किससे है? निर्जीव से। तो कह रहा कि निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ संचयन करता है? तो आज का उत्तर है इडियोप्लास्ट। इडियोप्लास्ट। समझ में आ रहा है प्रश्न की नहीं आ रहा है? चलिए, याद तो नहीं रहा होगा, इसको याद कर लेना, रट लेना है। अजैव पदार्थ इर्गेस्टिक सब्सटेंस का संचयन कौन करता है? अजैव पदार्थ के लिए और कौन इंग्लिश शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? क्लियर हो गया? तो इस प्रश्न को रटना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रट लीजिए। अजैव पदार्थ का संचयन कौन करता है? इडियोप्लास्ट करता है। कौन करता है? और अभी का अभी तुरंत रट लीजिए। 53। आइए दोस्तों, वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? संवहन बंडल, संवहन बंडल। अब देखिए टॉपिक बहुत बड़ा है, इसीलिए दिल थाम कर समझने का प्रयास कीजिए। वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल, आप जानते हैं कि यह 3 ऊतकों से मिलकर बना होता है, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। जाइलम, फ्लोएम और पौधे का संवहन बंडल जो पौधे के सबसे भीतरी हिस्से का निर्माण करता है, जो सबसे भीतरी हिस्से का निर्माण करता है, यह 3 प्रकार के ऊतकों से बना होता है, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। अब इस संवहन बंडल में ये तीनों ऊतक भिन्न भिन्न तरह से व्यवस्थित रहते हैं। एक तरह से व्यवस्थित, भिन्न भिन्न तरह से व्यवस्थित रहने के कारण इसके कई प्रकार हैं। आइए हम इन सारे व्यवस्था को समझते हैं, यानी संवहन बंडल के सारे प्रकारों को समझते हैं। पहला संवहन बंडल है रेडियल। क्या है? इसको कहते हैं आर्य, आर्य संवहन मंडल, आर्य। क्लियर? ऐसा संवहन मंडल जिसमें जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम इस तरह अलग अलग व्यवस्थित हो, इस तरह अलग अलग व्यवस्थित हो। यहां पर X4 जाइलम है और P4 फ्लोएम है। तो ऐसे संवहन मंडल
जिसमें अलग अलग कुछ इस तरह से जाइलम फ्लोएम व्यवस्थित रहता है, उसे कहते हैं रेडियल वास्कुलर सिस्टम। और रेडियल वास्कुलर सिस्टम में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, कैम्बियम नहीं पाया जाता है। ऐसा संवहन बंडल जिसमें अलग अलग जाइलम फ्लोएम व्यवस्थित रहते हैं, अलग अलग जाइलम फ्लोएम व्यवस्थित रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियल कहते हैं। क्या कहते हैं? और रेडियल संवहन मंडल मुख्य रूप से पौधे के जड़ में पाए जाते हैं, पौधे के जड़ में पाए जाते हैं। रेडियल संवहन मंडल मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? क्लियर याद हुआ दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे संवहन मंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, एकांतर अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेटिव। फ्लोएम है, जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। तो इस तरह से अगर एकांतर क्रम में जाइलम फ्लोएम संवहन मंडल में व्यवस्थित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियल संवहन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल संवहन मंडल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे संवहन मंडल मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? ऐसे संवहन मंडल मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? पौधे के जड़ में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत है? दिल थाम कर रहिएगा दोस्तों, क्योंकि संवहन मंडल के बहुत प्रकार हैं और सारा बता के रहेंगे। क्लियर? रेडियल समझ गए? बोटनी जो पढ़े हैं कभी, उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बोटनी से जिनका वास्ता नहीं पड़ा है उनको दिक्कत ही दिक्कत होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पूरा बता दिए। क्या जी? अब कुछ बच गया। अब आपसे पूछेगा ऐसे संवहन मंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेडियल वास्कुलर बंडल। रेडियल वास्कुलर बंडल में कैम्बियम की उपस्थिति, रेडियल में कैम्बियम की उपस्थिति नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दोस्तों, कोलेटरल ओपेन, कोलेटरल ओपेन वास्कुलर सिस्टम। कोलेटरल ऐसा वास्कुलर सिस्टम जिसमें एक तरफ भीतर की तरफ जाइलम, बीच में कैम्बियम, ऊपर में फ्लोएम हो, उसे क्या कहते हैं? कोलेटरल ओपेन वास्कुलर सिस्टम। कोलेटरल ओपेन वास्कुलर सिस्टम। कोलेटरल ऐसे वास्कुलर सिस्टम जिसमें नीचे के तरफ, फिर उसके बाद फिर ऊपर में, उसे क्या कहते हैं? कोलेटरल ओपेन मुख्य रूप से पाया जाता है द्विबीज पत्री में। कहां पाया जाता है? तो ऐसे संवहन बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेडियल कहते हैं। ऐसे संवहन मंडल जिसमें नीचे जाइलम, ऊपर फ्लोएम, बीच में, उसे क्या कहते हैं? कोलेटरल। कोलेटरल ओपेन, नीचे जाइलम, ऊपर फ्लोएम, बीच में। क्लियर? अब दूसरा, तीसरा, कोलेटरल क्लोज्ड। कोलेटरल क्लोज्ड। कोलेटरल क्लोज्ड में नीचे जाइलम, ऊपर कैम्बियम पाया, नीचे जाइलम, ऊपर कैम्बियम पाया, कैम्बियम पाया नहीं जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, 100% रटने वाली बात है। आपको याद रखना पड़ेगा, ऊपर जाइलम, नीचे फ्लोएम, सॉरी, नीचे जाइलम, ऊपर फ्लोएम, कैम्बियम का ना होना, क्लोज। अब ध्यान दीजिए कि कोलेटरल दो प्रकार के होते हैं, ओपन और ओपन में ओपन करने के लिए कैम्बियम है, लेकिन क्लोज में कैम्बियम। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? ओ, ये पाया जाता है एक बीज पत्री में। ये जो आपका क्लोज्ड वाला है, ये पाया जाता है एक बीज पत्री पौधा में, एक बीज पत्री पौधा में। क्लियर? तो रेडियल समझ गए, कोलेटरल ओपन क्लोज्ड समझ गए, ओपन वाला द्विबीज पत्री में, क्लोज वाला एक बीज पत्री में। आगे बढ़े, क्योंकि आप जान दीजिए, वैसे भी आप जानते हैं कि कैम्बियम एक बीज पत्री में होते ही से पहले भी पढ़े थे। तो कैम्बियम वाला जो ओपन कोलेटरल है, यह एक बीज पत्री में पाया जा सकता है, नहीं पाया जा सकता, उस आधार पर भी आप अनुमान लगा सकते हैं। हिंदी यही है, मतलब हिंदी में इसी तरह लिखा जाता है, बाई कोलेटरल, बाय कोलेटरल, बाय कोलेटरल। आइए, ये चौथा टाइप ना होगा, तो हिंदी में भी वही नाम है दोस्तों। कोलेटरल को कोलेटरल ही लिख डालिए और बाय कोलेटरल को बाय कोलेटरल लिख डाले हैं। क्लियर? हाँ। अब बाय कोलेटरल क्या है? तो ऐसा संवहन बंडल, ऐसा संवहन जिसमें दोनों तरफ फ्लोएम, दोनों तरफ, बीच में और
इस तरफ फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम, ऊपर फ्लोएम, उसके बाद बीच में फिर कैम्बियम, फिर ये है आपका क्या बायकोलेट्रल। ये आपको कद्दू कद्दू कुल के पौधा में पाया जाता है। कद्दू कुल के पौधा, ऐसा तमाम सब्जी जिसकी आकृति कद्दू की तरह होती है, वो जो लताए वाले पौधे हैं उसमें यही बायकोलेट्रल मस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति होती है। क्लियर? कोई दिक्कत? बायकोलेट्रल, बायकोलेट्रल देख लिए किस प्रकार का संबंध मंडल है, कोई दिक्कत नहीं ना? बायकोलेट्रल में कोई दिक्कत? बायकोलेट्रल ऊपर ऊपर फ्लोएम, बीच में जाइलम, और अलग करने के लिए दोनों तरफ, अलग करने के लिए दोनों तरफ कैम्बियम। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। पचमा एम्फीक्रिबल, एम्फीक्रिबल, एम्फीक्रिबल को हिंदी में कहते हैं जाइलम केंद्री। जाइलम ऐसा संबंध मंडल जिसमें चारों तरफ फ्लोएम हो, बीच में चारों तरफ क्या हो, फ्लोएम हो, बीच में उसे क्या कहते हैं, जाइलम केंद्री कहते हैं, एम्फीक्रिबल कहते हैं। वैसे हिंदी नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि जाइलम केंद्री यानी केंद्र में क्या, चारों तरफ, इसमें भी कैम्बियम है। छठा प्रकार है एम्फीबेसल, एम्फीबेसल हिंदी में कहते हैं इसे फ्लोएम केंद्री, हिंदी में कहते हैं इसे फ्लोएम केंद्री। अब समझ गए होंगे। बीच में क्या, चारों तरफ, बीच में चारों तरफ। तो आपका संवहन मंडल कुल 6 प्रकार के हो गए। संवहन मंडल कुल कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। संवहन मंडल कुल कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। यानी प्रॉब्लम दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या संवहन मंडल, संवहन मंडल ये पौधे के सबसे भीतरी भागों का निर्माण करते हैं और इनका काम है विभिन्न खाद्य पदार्थ, जल, खनिज, लवणों का पौधे के एक भाग से दूसरे भागों में परिवहन करना। सबसे भीतरी भाग का निर्माण करने वाले ये संवहन मंडल 3 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। जाइलम, फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम के व्यवस्था के आधार पर यह कुल 6 प्रकार के संवहन मंडल पाए जाते हैं। ऐसे संवहन मंडल जिनमें जाइलम, फ्लोएम एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अल्टरनेटिव सीरीज में स्थिर होते हैं, उसे हम कहते हैं रेडियल। रेडियल, रेडियल कुछ इस तरह जिसमें जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। दूसरा प्रकार है कोलेट्रल ओपेन। कोलेट्रल ओपेन में नीचे जाइलम, ऊपर और बीच में कैम्बियम होता है। और कोलेट्रल ओपेन किन पौधों में, द्विबीजपत्री में पाया जाता है। कोलेट्रल ओपेन एक बीजपत्री पौधे में। उसके बाद कोलेट्रल क्लोज्ड, ऊपर फ्लोएम, नीचे, यह है कोलेट्रल क्लोज जो किन पौधे में पाया जाता है, बायकोलेट्रल। बायकोलेट्रल ऊपर नीचे फ्लोएम, बीच में, और जाइलम फ्लोएम को अलग करने के लिए दोनों तरफ कैम्बियम। ये बायकोलेट्रल है जो कद्दू कुल के पौधे में। उसके बाद जाइलम केंद्री और फ्लोएम केंद्री, जाइलम केंद्री और फ्लोएम। क्लियर? उसका एग्जाम्पल नहीं था तो इसीलिए नहीं दिए। क्लियर? एग्जाम्पल देने के लिए पहले एग्जाम्पल याद करना बहुत, आपको क्या लगता है कितना याद करके हम रखें? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वह संबंध जाइलम के दोनों और फ्लोएम, जाइलम के दोनों और फ्लोएम केवल और केवल किसमें पाया जाता है, बायकोलेट्रल में पाया जाता है। किसमें? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? रेडियल संवहन मंडल किसमें पाया जाता है, रेडियल के बारे में बताए थे, जड़ में पाया जाता है। किसमें? तो जड़ वाला ऑप्शन एक तो है, एक बीजपत्री पौधे के द्विबीजपत्री के जड़ में जो है बायकोलेट्रल ही पाया जाता है। क्लियर हो गया? और ये संवहन मंडल कहां पाए जाते हैं, पौधों में स्टील परत में शामिल होता है। स्टील, स्टील परत में परिरंभ, परिरंभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेरीसाइकिल कहते हैं। संवहन, पूल, मज्जा तो आप जान ही गए। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी रट्टा मार प्रश्न है। परिरंभ, संवहन, पूल या संवहन मंडल और मज्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। और इसकी काफी मजबूती होती है। आप पुराने वृक्ष को कभी कटे हुए देखे होंगे तो बीच वाला एक कत्थई रंग का भाग होता है जिसको गांव समय साल बोला जाता है, साल बोला जाता है ना, बड़ी मजबूती होती है, स्टील से भी ज्यादा मजबूती है। वो जो साल है इन सबसे मिलकर बना हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टील नाम है। और मजबूती स्टील से भी कहीं ज्यादा होती है उसकी।
एक वृक्ष के आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलय को गण करके। जितना वार्षिक वलय उतना ही पौधों की आयु होती है। आप कभी पौधे को कटे हुए देखे हैं इस तरह? अब देखिएगा तो उसमें कई प्रकार के इस तरह बने होते हैं। इसी को कहते हैं क्या? वार्षिक वलय। एक वार्षिक वलय, दो वार्षिक वलय, तीन वार्षिक वलय। तो जितना पौधों की आयु होती है उतना ही उसकी वार्षिक वलय होती है। यानी एक पौधे में अगर 13 वार्षिक वलय है तो पौधों की आयु कितनी होगी? 13 वर्ष होगी। एक पौधे में अगर 40 वार्षिक वलय है तो पौधे की आयु कितनी होगी? 40 होगी। तो एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वार्षिक वलय। वलय की वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में क्या शामिल है? बसंत काठ और शरद काठ। दोस्तों आप लकड़ी के कटे हुए टुकड़े को जरूर देखे होंगे। बसंत काठ और शरद काठ, ये क्या है दोस्तों? तो बसंत काठ उजले रंग का भाग, अगर पौधे को देखेगा तो पौधे का बाहरी भाग थोड़ा उजलापन लिए होता है, ठीक है ना, और उसके नीचे का भाग थोड़ा कत्थई रंगों का होता है। किन रंगों का? कत्थई रंगों का होता है। कत्थई रंग समझते हैं ना? कत्था, कत्था, कत्था से बना है कत्थई रंग। तो बसंत काठ शरद काठ मिलकर के बनाते हैं वार्षिक वलय या वृद्धि वलय। और ये बसंत काठ क्या है, शरद काठ क्या है? तो बसंत ऋतु में बनने वाले लकड़ी को बसंत काठ कहते हैं और ग्रीष्म ऋतु में बनने वाले को शरद काठ कहते हैं। और दोनों के लकड़ियों में अंतर होता है। ये आपको हल्का रंग का होगा या आपका गाढ़ा, या इसको आप कह दीजिए हल्के रंग का, और ये थोड़ा गाढ़े रंग का। ये आपको तेजी से समझ आएगा। अब आप हल्का रंग और गाढ़ा रंग समझ रहे हैं ना? समझने वाली बात नहीं है, महसूस करने वाली बात है। समझ रहे हैं? मत हल्ला करिएगा, वैसे मेरा मूड खराब है, समझिए। हल्ला मत करिए, नहीं तो नहीं पढ़ा पाएंगे, फिर चले जाएंगे। वैसे एक बैच मेरा डिस्टर्ब हो गया आप लोगों के चक्कर में। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय, और वृद्धि वलय को ही क्या कहते हैं? वार्षिक। किसके सक्रियता के कारण वार्षिक वलय का निर्माण होता है? तो अंतररंभीय एदा की। इसको अंग्रेजी में लिख लीजिएगा इंटरनल कैम्बियम। इंटरनल कैम्बियम, उसी को एकदम शुद्ध हिंदी में अंतररंभीय एदा। अंतररंभीय एदा, क्लियर? तो किसके सक्रियता के कारण वृद्धि वलय का निर्माण होता है? तो अंतररंभीय एदा, अंतररंभीय एदा। आइए दोस्तों, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में 50 वार्षिक वलय है। कितना वार्षिक वलय है? 50 वार्षिक वलय है। तो वृक्ष की आयु कितनी होगी? जितना वार्षिक वलय उतना ही आयु, जितना वार्षिक वलय उतना ही आयु। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होती है। दोस्तों वार्षिक वलय केवल उन्हीं पौधों में बना करते हैं जहां पर मौसमी परिवर्तन होता है। समझिए कि नहीं समझे? मौसमी परिवर्तन होने के कारण पौधे में वृद्धि सालों भर एक समान नहीं होती है। बसंत ऋतु पौधे के लिए अनुकूल है तो उसमें वो बहुत ज्यादा वृद्धि करते हैं। तेज ग्रीष्म ऋतु पौधे के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं होते हुए कम वृद्धि करते हैं। और मौसमी परिवर्तन के कारण पौधे में एक समान वृद्धि नहीं होने के फलस्वरूप ही पौधे में निर्मित होते हैं क्या? यानी वार्षिक वलय का निर्माण इसलिए हो पाता है पौधे में कि एक समान ग्रोथ पौधे में नहीं होता है। एक समान ग्रोथ पौधे में इसलिए नहीं रहता है कि हर बदलता हुआ मौसम पौधे के लिए अनुकूल नहीं होते। लेकिन समुद्र के किनारे सालों भर एक समान मौसम पाया जाता है। समुद्र के किनारे की जो जलवायु होती है वो सालों भर क्या होती है? यानी समुद्र के आसपास के जलवायु में मौसमी परिवर्तन बहुत कम होता है। मौसमी परिवर्तन बहुत कम होता है जिसके कारण पौधे में सालों भर वृद्धि एक समान होती है। और सालों भर वृद्धि एक समान होने के फलस्वरूप, सालों भर वृद्धि एक समान होने के फलस्वरूप पौधे में वृद्धि वलय बनता ही। तो समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय इसलिए नहीं होते हैं कि वहां स्पष्ट जलवायु विभिन्नता, लगभग सालों भर जलवायु एक समान पाई जाती है जिसके कारण सालों भर वृद्धि एक समान होती है। और सालों भर वृद्धि एक समान होने के कारण वृद्धि वलय का निर्माण, वृद्धि वलय बनने के लिए पौधों में सालों भर वृद्धि एक समान नहीं बल्कि उसमें भिन्नता होना। पुराने पेड़ों को जब काटा जाता है तो बीच के केंद्रीय भाग जो मजबूत घना गहरे कत्थई रंग का होता है उसे हार्टवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? और हार्टवुड को डुरामेन भी कहते हैं और सारील भी कहते हैं। और गांव में आम बोलचाल की भाषा को सारील को क्या बोलता है? साल। अगर आप खगड़िया मधेपुरा जिले सब का होंगे तो ये साल शब्द को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। बिहार के भिन्न भिन्न भागों में ग्रामीण स्तर पर क्या कहा जाता है तो वो तो नहीं पता है, लेकिन साल आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं?
यही मजबूत इसी से चौखट दरवाजे सब बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें ऐसे ऐसे लिक्विड पौधे जमा करके रखते हैं कि इसमें घुन नहीं लग सकता है, कोई कीड़े मकोड़े इसको नहीं खा सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब मजबूती तो स्टील से भी कई गुना ज्यादा, समझे कि नहीं समझे? इतनी मजबूती होती है कि 1990 के पहले के दशक में पूरे भारत में पुल बनाए जाते थे लकड़ी के साल से, ठीक है। बहुत को 1990 का दशक याद होगा तो लकड़ी वाले पुल जरूर याद होगा। अभी भी कई कई जगह लकड़ी वाले पुल जो वैसे ढहे होते हैं। तो मजबूती इतनी होती थी कि उनसे पुल बनाए जाते थे। मजबूती इतनी होती थी कि पहले के जमाने में ट्रेनों के नीचे यही सरील वाले भाग रखे जाते थे। क्लियर? अब पुराने जमाने में घर बनाए जाते थे, वैसे अब भी बनाए जाते हैं। तो अब तो आर्थिक स्थिति, आर्थिक प्रगति दिनों दिन लोगों की बढ़ रही है। जिसकी बढ़ नहीं रही है उसको इंदिरा आवास मिल जाता है क्या? वैसे 62 नंबर पाइए। हृदय काष्ठ, वही शरीर को क्या कहते हैं? सभी कोशिकाएं मृत होती है, बिल्कुल, क्योंकि मजबूत तब होगा जब कोशिकाएं मृत होगी। और अभी तुरंत ना हम पढ़े है, अभी तुरंत क्वेश्चन पढ़े कि हृदय काष्ठ मजबूत वाला भाग है। और कोई भी मजबूत भाग जीवित नहीं, मृत कोशिकाओं के बने होते। किन कोशिकाओं से? रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित, कुछ मृत होती है, बिल्कुल। अब रस काष्ठ किसे कहते जानते हैं? साल के चारों तरफ उजला उजला भाग जिसमें तुरंत घून लग जाएगा, उससे क्या कहते हैं? तो साल वाला भाग जो है जिसको हम हृदय काष्ठ कहते हैं, उसका सारा कोशिका मृत होता है। लेकिन साल के चारों तरफ उजले रंग का भाग जो होता है उसका कुछ कोशिकाएं जीवित, कुछ कोशिकाएं मृत, कुछ कोशिकाएं जीवित, कुछ कोशिकाएं, दोनों कथन क्या है? दोनों कथन क्या है? यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट के ऊंचाई पर लगाई गई है, 7 फीट के ऊंचाई पर लगाई गई है 2000 ईस्वी में, और 21 साल बाद सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई सब दिन कितना रहेगा? क्योंकि पौधे की लंबाई में वृद्धि नए नए कोशिकाओं के बनने के कार्य होता है। यहाँ का कोशिका नया बनेगा और यहाँ आ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, फिर नया कोशिका बनेगा, फिर नया कोशिका बनेगा, फिर नया कोशिका। तो पौधे की जो लंबाई बढ़ती है वो नीचे से नहीं बढ़ती बल्कि आगे से नए नए कोशिकाएं बनने के फलस्वरूप होती है। पौधे की जो लंबाई बढ़ती है वो नीचे से नहीं बढ़ती है बल्कि आगे से नए नए कोशिकाओं बनने के फलस्वरूप होती है। इसलिए 7 फीट पर ठोके हैं तो वो भाग तो सब दिन वहीं पर रहेगा। लंबाई इसलिए बढ़ा कि नया नया कोशिका बना, इसलिए लंबाई बढ़ गई। तो ये कितना पड़ेगा दोस्तों? जहां पर ठोकिएगा वहीं पर रहेगा दोस्तों, 7 फीट पर रहेगा। आइए दोस्तों, हम अस्थायी उत्तक को 2 भागों में बांटे थे, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक और। तो जटिल उत्तक किससे बना होता है? आप उत्तर देने में सक्षम हैं? किससे बना होता है? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए ऑनलाइन श्रवण कुमार, श्रवण कुमार ये कैसे होगा? श्रवण कुमार सो के पढ़ रहे हैं, बहुत धमकी दे रहा है। हम नहीं चाहते हैं किसी का कैरेक्टर खराब हो जाए, नौकरी ना हो, समझे? इसलिए मर्यादा में रहिए। शिक्षित हैं, शिक्षित की तरह व्यवहार करिए। ये हम शुरू क्लास में बता रहे हैं। हो करिएगा, कैट हो करने वाला नौकरी कर लिया है, किसी को पकड़ कर लाइए। है कोई ऐसा जानने बुझने में जो महा प्रचंड अवंड था, नौकरी कर लिया है तो वो गड़बड़ सरबर होगा। तो मर्यादा में बने रहिए, ठीक है ना? इधर उधर करिएगा तो फिर दिक्कत है। और रोशन आनंद बकस देगा, हम नहीं बक्सेंगे किसको। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के। ये बात तो शुरुआत दिनों से ही बता रहे हैं। क्या शुरुआत दिनों से बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट, चालनी नलिकाएं तथा सह कोशिका पाई जाती है। चालनी नलिकाएं और सह कोशिका पाई जाती है। अब इसके लिए जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों उत्तकों के कार्यों को समझना पड़ेगा। जाइलम फ्लोएम उत्तक के कार्यों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वहां पर जाइलम फ्लोएम कोशिकाओं के प्रकार, उनके कार्यों को हम लोग पढ़ेंगे।